लेप्रोसी, इसको ऑब्लिक करके लिखो कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। लेप्रोसी को और क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग। लिखो रोग कारक, लिखो रोग कारक। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। लिखो यह बीमारी का संक्रमण निरंतर संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से फैलता है। इस बीमारी में व्यक्ति के अंग जैसे हाथ पैर की अंगुलियां, नाक इत्यादि गलने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें देखना कभी जो पेशेंट होता है या मरीज होता है उसकी हाथ की पूरी अंगुलियां धीरे धीरे गायब मिलेगी, केवल इतने ही हाथ होते हैं, है ना। ऐसे देखा होगा कई सारे मार्केट में घूमते भी हैं, एक लेके पीछे पकड़ के चलता है, आगे बैठी रहती है औरत मांगती है ना, वो लेप्रोसी होता है या कोढ़ का मरीज होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग या इसे कोढ़ की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग लक्षण हो गए, है ना। और इसमें क्या होता है, सामाजिक कलंकता भी माना जाता है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके साथ में लोग रहना पसंद नहीं करते, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो गोनोरिया। लिखो इसमें इस बीमारी में मरीज के शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं तथा खुजली आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह बीमारी एसटीडी के अंतर्गत आती है। एसटीडी का मतलब पता है, बताओ?
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लैंगिक संचरण से फैलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह बीमारी असुरक्षित यौन संपर्क से फैलती है। इसका रोगजनक लिख दो, निसेरिया गोनोरिया। इसमें भी लिख दो, नेक्स्ट पॉइंट डालो, सिफिलिस। यह बीमारी भी एसटीडी के अंतर्गत आती है, एसटीडी के अंतर्गत आती है। इस बीमारी में जननांगों पर खुजली तथा द्रव स्रावित होता रहता है। ठीक है, लगभग सारी हो चुकी है। इसमें अपन देखेंगे आगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कवक से होने वाली बीमारियां। कवक से होने वाली बीमारियां, ठीक है। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग लिखो। इसमें दाद या रिंगवर्म, सॉरी इसका एक सेकेंड, दाद ही लिखना, रिंगवर्म अलग होता है। दाद में लिखो, रोगजनक लिखो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटोन नामक कवक से फैलती है। लिखो,
इस बीमारी में इस बीमारी में इस बीमारी में तीव्र खुजली आती है, तीव्र खुजली आती है। ये कवक नम तथा गर्म स्थानों पर अधिक वृद्धि करते हैं, अधिक वृद्धि करते हैं। ये कहां कहां विकसित होते हैं लिखो। जैसे जो ऐसे पार्ट है ना हमारे बॉडी के जहां पर बहुत ज्यादा नमी रहती है या फिर जहां ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है ना, तो कौन से पार्ट होते हैं? एक तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शरीर के वो भाग जहां नमी अधिक होती है तथा पसीना ज्यादा आता हो, वो स्थान कौन सा है? लिखो जांघों पर कॉमा करके लिखो, गर्दन के आसपास व चेहरे पर कॉमा करके लिखो, नाखूनों के आसपास, अंगुलियों के बीच अधिक वृद्धि करते हैं, क्या करूं? कहां से बंद होगा? हो गया, पर ये एक साइड में रहेगा ना। लिखा। तो दांत के अंदर क्या होता है? सबसे पहले स्किन के ऊपर अलग अलग जगह पे गोल ऐसे देखना, छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और गोल इस तरीके की संरचना बनती है, ठीक है। इसको राउंड स्केली लीजन्स बोलते हैं। और चमड़ी वहां की थोड़ी खराब हो जाती है और बहुत तेज खुजली होती है, और जितना ज्यादा उस पर खुजली करते हैं वैसे वैसे ये आगे से आगे फैलती जाती है, ठीक है। इसके लिए फिर एंटी फंगल मेडिसिन लेनी पड़ती है और लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक 10 दिन लिया एक ट्यूब से ठीक हो जाता है, ये परमानेंट कम से कम 6 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद ये फंगल इन्फेक्शन दूर होता है। नहीं तो क्या होगा, एक जगह होगा और फिर नई जगह हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये फंगस की वजह से होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लो, इसमें ज्यादा नहीं पूछते हैं। एथलीट फूट, लिखो इसमें इस बीमारी में पैर के आसपास संक्रमण होता है, जिससे पैरों की त्वचा बुरी तरह से प्रभावित होती है। अगली हेडिंग डालो, प्रोटोजोआ जनित रोग।
जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया के बारे में लिखा है क्या? नहीं लिखा है? लिखो, हेडिंग डालो मलेरिया। मलेरिया लिखो इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है। लिखा? इसमें लिखो रोगवाहक मादा एनाफेलिस। एक सेकेंड, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से किसी संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति को प्लाज्मोडियम स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीवन चक्र। इसमें लिखो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र मानव व मादा एनाफिलीज में पूरा करता है। मादा एनाफिलीज में पूरा करता है। ठीक है, देखो होता क्या है, इसका चक्र बना के समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति है। अब ये संक्रमित व्यक्ति को आकर के मच्छर काटेगा, ठीक है, यहां ये व्यक्ति है, इसको मच्छर ने काटा। ये अभी सामान्य व्यक्ति है और मच्छर जो है संक्रमित, इस व्यक्ति को संक्रमित कर देगा। मतलब क्या है, इस व्यक्ति के अंदर प्लाज्मोडियम की एंट्री हो जाएगी। किसकी एंट्री होगी? प्लाज्मोडियम, जो इसका रोगवाहक है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, शरीर के अंदर जाते ही सबसे पहले बनाएगा स्पोरोजोइट, ठीक है। ये स्पोरोजोइट क्या होता है, प्लाज्मोडियम का ही दूसरा रूप है, ठीक है। प्लाज्मोडियम अपने आप में बदलाव लाता है, ठीक है, तो इसकी दूसरी जाति है जिसे बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट क्या करता है, सबसे पहले लीवर के अंदर जाता है, ठीक है। लीवर किसका? हमारा मनुष्य का। मनुष्य के लीवर के अंदर जाता है और लीवर की कोशिकाओं को नष्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद में रुधिर के द्वारा आरबीसी में जाता है। आरबीसी की फुल फॉर्म पता है? लाल, हाँ, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। कणिकाओं पर जाकर के क्या करता है, वहां पर हमला करता है और इनको नष्ट कर देता है, ठीक है। और ये यहां पर नष्ट होगी, उससे एक पदार्थ निकलता है जिससे बोलते हैं हीमोजॉइन। क्या बोलते हैं? हीमोजॉइन, ठीक है। और ये हीमोजॉइन क्या करता है, ये 3-4 दिन के अंतराल के बाद में तेज बुखार आता है। ये क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक या जहरीला, ठीक है। टॉक्सिन, एक सेकेंड, ये क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। हीमोजॉइन नामक टॉक्सिन रिलीज करता है और ये टॉक्सिन रिलीज होने से क्या होता है,
3-4 दिन के अंतराल के बाद में बुखार आता है, ठीक है। यहां से लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं किसके, मलेरिया के। अब यहां से ये जो है हिमोजॉइन या स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट क्या करता है आगे, नर और मादा युग्मक बनाता है। क्या बनाता है, नर व मादा युग्मक बनाता है, मतलब वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये नर और मादा युग्मक बनने के बाद में फिर ये दोनों मिलेंगे, मिल करके क्या बनाते हैं, जाइगोट या युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज। और ये युग्मनज मच्छर की आमाशय के अंदर, मच्छर का आमाशय, आमाशय में वृद्धि करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे और वहां से कहां चले जाते हैं, मच्छर की लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि में, ठीक है। और लार ग्रंथि में जाकर के वहां पर जैसे ही मान लो किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को काटेगा, ये कौन सा है, सामान्य व्यक्ति है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति को काटेगा मच्छर और यहां से उसके शरीर में वापस प्रवेश कर जाएगा। इसी तरीके से दूसरा साइकिल चलेगा। इसको साधारण भाषा में वापस समझाता हूं। जैसे मान लो कोई भी एक व्यक्ति है जिसको मलेरिया हो रखा है, देखा होगा मच्छर तो हमें रोज काटते हैं, कभी होता तो नहीं है ना, ऐसा सोचा होगा। क्यों नहीं होता है, जब वो मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो उसके जो स्पोरोजोइट है ना, वो किसके अंदर आ जाएंगे, मच्छर के अंदर आ जाएंगे। और वही मच्छर अगर किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर बैठेगा और उसको काटेगा तो उस सामान्य व्यक्ति में ये स्पोरोजोइट आ जाएंगे। अगर ऐसे हर कोई मच्छर काटने से नहीं होता है, ध्यान रखना, जब वो संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर आके हमें काटता है तभी होता है, ठीक है। तो जैसे ही काटा, स्पोरोजोइट आया, आगे जाके लिवर के अंदर अपना संक्रमण करेगा, वहां संख्या बढ़ाएगा, फिर आरबीसी में जाएगा, आरबीसी को नष्ट करेगा, नष्ट करने के साथ हिमोजॉइन निकलता है और ये हिमोजॉइन 3-4 दिन के अंतराल के बाद बुखार आता है और उसके साथ ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं। फिर ये युग्मक बनाता है अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, ठीक है। ये भी समझा दूंगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक पता होगा तुम्हें। अलैंगिक मतलब जिसमें एक ही क्या होता है, जीव, एक ही कोशिका या एक ही जीव होता है जो क्या करता है, नए जीव को बनाता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो अलग अलग जीव होते हैं और वो क्या करते हैं, नए जीव को बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, युग्मनज बनने के बाद में जो मच्छर का आमाशय होता है उसके अंदर ये अपने आप को और नंबर को बढ़ाता है ना, नंबर को बढ़ा करके फिर आमाशय से उसकी लार ग्रंथि में आ जाता है। लार मतलब जहां से वो चूसता है ना, किसी इंसान का ब्लड निकालता है, खून चूसता है, वहां पर ये इकट्ठे रहते हैं और जैसे ही किसी व्यक्ति को काटेगा, इस तरीके से ये चक्र है ना, मलेरिया का सामान्य चक्र। लिखो फटाफट। तो इस तरीके से ये आधा अपना जीवन काल मनुष्य के अंदर बिताता है और आधा किसमें बिताता है, मच्छर के अंदर। कौन, प्लाज्मोडियम, ये हो गया मानव, और इधर कौन हो गया, मादा एनाफ्लीज या मच्छर।
लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग। ठीक है, वर्म से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले लिखो एस्कैरियासिस। एस्कैरिस लिखना है ना, एस्कैरिस। एस्कैरिस, एस्कैरिस लिखो। इसमें यह बीमारी गोल कृमि एस्कैरियासिस के शरीर में प्रवेश करने से फैलती है। प्रवेश करने से फैलती है। इसमें व्यक्ति की आंत प्रभावित होती है। आंत प्रभावित होती है। लक्षण लिखो, आंत में रुकावट, रक्तस्राव, कब्ज आदि इसके लक्षण हैं। अगली हेडिंग डालो, हाथी पांव या एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस या इसको और क्या बोलते हैं, स्लीपल। लिखो इसमें ये रोगजनक लिखो, वूचेरिया ब्रैनकॉप्टाई और वूचेरिया मेलाई। ये भी क्या है, गोल कृमि है, ध्यान रखना। वूचेरियाई, ब्रैनकॉप्टाई और वूचेरिया मेलाई। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इस रोग में पैर की लसिका वाहिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे पांव फूलकर बड़ा हो जाता है। इसे हाथी पांव या हाथी पांव भी कहते हैं, ऐसे लिखो। या ये, क्योंकि ये नाम लिख लिए पहले, ठीक है, हाथी पांव कहते हैं क्योंकि उसका जो पैर होता है पेशेंट का हाथी के जितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः ये पैर की लसिका वाहिकाओं के अंदर
संक्रमण करता है ना। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें व्यक्ति के जननांगों में विकृति आ जाती है, विकृति आ जाती है, विकृति आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये रोग भी जो है एडीज मच्छर रोग का वाहक होता है। लिखो, एडीज मच्छर रोग का वाहक होता है। और जितनी भी बीमारी है ना, ध्यान रखना उसमें रोग वाहक हमेशा मादा मच्छर होगा, है ना। मादा मच्छर ही क्या करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जितनी भी खास खास डिजीज थी उन सब के बारे में देख लिया। पहले हमने देखी जीवाणु विषाणु जनित, फिर जीवाणु जनित, और कौन सी है, कवक जनित और प्रोटोजोआ जनित। ठीक है, इतनी काफी है, सफिशिएंट है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग कितनी डिजीज हो गई देखो, 15-20 के आसपास है ना। ठीक है, अभी टाइम है, थोड़ा अपन और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, टॉपिक समझेंगे, लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, हाँ बात कर लो थोड़ी देर, हैं। बोतल देना पानी, इधर रख दो इधर। देखो, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ के अंदर परिवर्तन करके मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, है ना। अब होता कैसे है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम अलग अलग जीवों को उपयोग में लाते हैं, है ना। जैसे मान लो चूहे हो गए, है ना, अलग अलग तरह के जीव हो गए, जैसे फसलों में भी होता है और जीवों के अंदर। अब ये क्यों आया है, ये साइंस की शाखा क्यों उपयोग में आई या क्यों जरूरत पड़ी, तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कोई भी फसल हो या कोई भी जीव हो, उसमें अगर मान लो कोई भी बीमारी हो रखी है, तो उसके अगर हम आनुवंशिक पदार्थ के अंदर बदलाव कर दें तो हो सकता है कि उस बीमारी को हम वहां से ठीक कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। मान लो एक फसल है ना, अगर फसल के अंदर बहुत ज्यादा क्या लगते हैं, कीड़े लगते हैं, और कीड़े लगने की वजह से क्या हो सकती है, वो नष्ट हो जाती है। नष्ट होगी मतलब क्या, पैदावार कम हो रही है ना, फसल की पैदावार घट जाती है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करें कि जिसकी वजह से उसकी उत्पादकता बढ़ जाए, मतलब वो जो कीट उसको खाता था वो हो सकता है कि मर जाए। क्यों मर जाए, क्योंकि हमने इस तरह की टेक्निक विकसित कर रखी है जिसके द्वारा हम उसके जीन के अंदर कोई ना कोई रूपांतरण करेंगे या किसी न किसी टॉक्सिन को डाल देंगे, जिसकी वजह से जैसे ही वो खाएगा जीव इसको, तो उससे क्या होगा, वो मर जाएगा। आया समझ में, है ना। अब इसमें अलग अलग चीजें होती है,
जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही एक चीज आती है जिसे बोलते हैं आरडीएनए तकनीक। क्या बोलते हैं? आरडीएनए तकनीक, या आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? अब इसको बनाते कैसे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उसको समझो, या हिंदी में बोलते हैं पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को बनाते कैसे हैं उसको ध्यान से समझना। ये मान लो कोई भी एक क्या है, प्लाज्मिड, इसीलिए मैंने वहां पर तुम्हें बताया था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहां पर बताया था, याद है किसी को? याद करो, प्लाज्मिड डीएनए कहां पर बताया था? ऊपर क्लास में बताया था। प्रोकैरियोट कोशिका का चित्र बनाया था, याद है? प्रोकैरियोट कोशिका चित्र बनाया था, उसमें एक अंदर की तरफ वृत्ताकार द्विरजुक डीएनए था, उसके बाहर की तरफ और क्या थे, छोटे छोटे, हाँ है ना, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ था, जिसे हमने क्या नाम दिया था? प्लाज्मिड दिया था। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड जो होते हैं या तो जीवाणुओं से प्राप्त करते हैं या फिर कहां से प्राप्त करते हैं? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, नाम सुना है? या तो जीवाणुओं से प्राप्त करते हैं या जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, उनमें से निकालते हैं। ठीक है, और उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? ये क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का उपयोग हम करते हैं वाहक के रूप में। किसके रूप में? वाहक के रूप में। अब ये वाहक कैसे काम आता है देखो, और एक जो है हम डीएनए को लेंगे, किसी अतिरिक्त डीएनए को। ठीक है, ये डीएनए है, इसके बीच में वो इस तरीके से बंध बने हुए हैं, याद होगा। ठीक है, ये एक जी लिख दिया, एक सी लिख दिया, इस तरीके से बंध बने हुए। ठीक है, अब ये डीएनए को हम क्या करेंगे, बीच में से काटेंगे। ठीक है, यहां से इतना टुकड़ा काट लिया है ना। इस टुकड़े को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंडोन्यूक्लिएज। किसका? एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। इसको आणविक कैंचियां बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, किसी डीएनए जो बाहर का डीएनए, इसको क्या बोलते हैं? बाहरी डीएनए। क्या बोलते हैं? बाहरी डीएनए। इसका मतलब क्या है, हमने किसी जीव में से इसको निकाला है। कहां से निकाला है? किसी जीव में से। मान लो मानव का डीएनए है ना, हमें क्या करना है, जैसे उस दिन बताया था मैंने, अगर इंसुलिन की जीन हमें चाहिए, मतलब इंसुलिन चाहिए, तो हम इंसुलिन की जीन को निकालेंगे डीएनए में से। कैसे निकालेंगे? डीएनए का टुकड़ा लेंगे, उसको काटेंगे। काटेंगे किससे? एंडोन्यूक्लिएज से। किससे काटेंगे? एंडोन्यूक्लिएज से। ठीक है, और उसका टुकड़ा काट करके, और ये डीएनए किसका है? किसी मानव का होगा, है ना। जिस जीन की हमें जरूरत है ज्यादा मात्रा में, उसका एक टुकड़ा काटेंगे डीएनए में से, और उसी टुकड़े को हमने क्या कर दिया, इसके साथ में जोड़ दिया। किसके साथ में? प्लाज्मिड के साथ में। ये यहां से डीएनए का टुकड़ा निकाला और मैंने इसको यहां पर फिक्स कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा था, इसको मैंने यहां पर फिक्स कर दिया। तो अब जो ये दोनों मिलकर के बनेंगे उसे हम बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं? आरडीएनए, या इसको क्या बोलते हैं? पुनर्योगज डीएनए। आया समझ में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? सबसे पहले दो चीजें चाहिए इसमें। एक चाहिए जिस जीन की हमें जरूरत है या जिस जीन को हमें बढ़ाना है, उसका डीएनए हम निकालेंगे, है ना। उसका डीएनए निकाल करके फिर उसको काटेंगे। किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से। किससे काटेंगे? एंडोन्यूक्लिएज से। एंडोन्यूक्लिएज दो होते हैं टाइप के, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज जो होता है वो कहां से काटता है? बीच में से काटता है। डीएनए को कहां से काटता है? बीच में से। एक्सोन्यूक्लिएज कहां से काटता है? किनारों से। ठीक है, तो हमें बीच में से कोई हिस्सा चाहिए, इसलिए एंडोन्यूक्लिएज काम में लेंगे। और एक और होता है लाइगेज, इसके बारे में बताया था शायद, याद है क्या? लाइगेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है? जोड़ने का काम यहां पर वापस। ठीक है, तो ये दो एंजाइम काम में आते हैं, और तीसरा कौन आता है? वाहक काम में आता है। ठीक है, ये सबसे पहले ये
और फिर दूसरा वाहक प्लाज्मिड के रूप में, और तीसरा क्या है, लाइगेज एंजाइम। तो हमने क्या करा, प्लाज्मिड को लिया और उसकी जगह इस एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से काटे गए डीएनए के टुकड़े को, फॉरेन डीएनए बोलते हैं इसको, बाहरी मतलब फॉरेन डीएनए, उसको इसके साथ में जोड़ देते हैं, है ना। जोड़ करके अब जो ये दोनों से बना हुआ चीज है, ये इसे क्या बोलेंगे, आरडीएनए या पुनर्योगज डीएनए, है ना। अब ये हमारे पास एक तरीके से तैयार हो गया है। अब इसकी क्या खास बात होती है कि इसको वापस से हम किसी एक ऐसे जीवाणु में डाल देंगे जिसके अंदर क्या हो, ये बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर सके। रेप्लिकेट मतलब प्रतिकृतिकरण कर सके, मतलब ये अपने नंबर को जल्दी जल्दी बढ़ा सके। तो हम इसको किस में डाल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, ई कोलाई है, क्या है, ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई का नाम सुना होगा। ई कोलाई क्या होता है, एक जीवाणु होता है, क्या होता है, जीवाणु कोशिका होती है ना। इसके अंदर मैंने इसको वापस से इंसर्ट कर दिया, इस तरीके से इसके अंदर मैंने डाल दिया इसको, ये फॉरेन जीन हो गई, ठीक है। तो आरडीएनए को इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस कोशिका को गुणन कराऊंगा, है ना। गुणन कराऊंगा तो इसके नंबर मान लो मुझे मिल गए 100 टाइम, है ना, या फिर 1000 टाइम। ऐसी ऐसी कोशिकाएं बहुत सारी बना सकता हूं, और बहुत सारी बना करके मुझे जो बाहरी डीएनए चाहिए था उसका नंबर मैंने बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर बढ़ा लिया, ठीक है। और वापस से मैं क्या करूंगा, इन सबको बाहर निकाल करके इसको एकत्रित कर लूंगा, जो जीन चाहिए थी। तो हमने क्या करा, हमें जो जीन चाहिए थी उसको हमने बहुत ज्यादा संख्या के अंदर बढ़ा लिया। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करके अलग अलग टीके बनाते हैं, है ना, वैक्सीन्स बनाते हैं, और बहुत सारे और दूसरे उत्पाद बनाते हैं। आया समझ में, है ना। तो ये मुख्यतः इसका उपयोग किसमें होता है, टीके बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है, जिससे सभी लोगों को किसी भी बीमारी के प्रति जो टीके हैं बहुत सस्ते में उपलब्ध हो सके, और सभी को प्राप्त हो सके सही मात्रा में, या सही कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जिसे बोलते हैं सस्ते में उपलब्ध हो सके, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आया समझ में, है ना। तो वापस एक बार बता देता हूं, बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई भी आनुवांशिक पदार्थ, जीव के आनुवांशिक पदार्थ के अंदर परिवर्तन लाते हैं, और परिवर्तन ला करके हमारे मानव के कल्याण के लिए या उसके फायदे के लिए क्या करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। फिर आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, क्या आता है, इसमें ही एक और ब्रांच होती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत